Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video, I am going to start the topic construction of bar graphs, chapter 23, data handling, part 3rd, bar graphs. Okay, so in this previous section, we have learned about reading and interpretation of bar graphs. ठीक है, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसी में हमने बार ग्राफ की रीडिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने सीखा था. In this section we shall learn about the construction of bar graph. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? Construction of bar graph. So bar graphs and their constructions. bar graph और उसकी construction के बारे में हम यहाँ जानते हैं. तो सबसे पहले bar graph क्या होता है? A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars, यानी कि rectangles of uniform width erected horizontally और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. ठीक है, बार ग्राफ में क्या होता है? छोटे छोटे से बार्स होते हैं जो कि रेक्टेंगल शेप में होते हैं. उनके विड्थ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में से किसी भी फॉर्म में बनाए जा सकते हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो हमेशा इक्वल होता है. ठीक है, इन अ बार ग्राफ ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा and so there are as many bars as the number of values of numerical data. ठीक है, तो क्योंकि एक रेक्टेंगल एक ही न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है इसलिए उसमें और भी कई सारे बार्स यानी कि रेक्टेंगल्स हो सकते हैं. द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार इंडिकेट्स ऑन अ सुइटेबल स्केल. ठीक है, इसके लिए हम एक सुइटेबल स्केल रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के थ्रू हम इन बार्स को ड्रॉ करते हैं. The corresponding value of the numerical data. ठीक है, if the bars are drawn vertically on the horizontal lines x-axis, then the scale of height of the bar or rectangles is shown along the vertical line y-axis. If the bars are drawn horizontally on the vertical line, then the scale of height of bars is shown along the horizontal line. यानी कि जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं हमारे, टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस होता है हमारा वर्टिकल. ठीक है, इन स्टैंडिंग लाइन. इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ फॉर द गिवन डेटा वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. यानी कि अगर हमें किसी भी गिवन डेटा का बार ग्राफ बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. लेट्स फॉलो दिस स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, take a bar graph and draw two lines perpendicular to each other and call them horizontal and vertical axis. ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना है, उस पर दो perpendicular lines ड्रॉ करनी है और उनको हमें क्या बोलना है? वो horizontal and vertical axis. स्टेप नंबर 2 है आपका, along the horizontal axis mark the information given in the data like days, weeks, month, years, places etc. at uniform gaps. ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका, चूज अ सुटेबल स्केल टू डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स और बार्स एंड देन मार्क द हाइट्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस. फिर क्या करना है? हमें एक सुटेबल स्केल लेना है और उस स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है? रेक्टेंगल्स की हाइट को मेंटेन करके उसे बनाना है. ठीक है, स्टेप नंबर 4 है, ड्रॉ बार्स और रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड ऑफ हाइट मार्क्ड इन स्टेप 3 on the horizontal axis with equal spacing between them. उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉ करने हैं रेक्टेंगल्स या बार्स इक्वल विड्थ के, यानी कि उनकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, और उनकी हाइट किस पे डिपेंड करती है? स्टेप नंबर 3 पे, यानी कि जो भी हमें डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे बार्स या रेक्टेंगल्स की हाइट होती है और हमें क्या करना है? उनके बीच में इक्वल स्पेस रखना है. The figures obtained will be the bar graph representing the given numerical data. Now see the exercise 23.2. First question आपका, explain the reading and interpretation of bar graphs. This is the answer, reading and interpretation of bar graphs. ठीक है, आपको क्या करना है? ये मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ. तो आपको क्या करना है? यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यानी कि फुल पैराग्राफ जो है आपके ये दोनों, ये आपका आंसर हो गया है उस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्या करना है? ये जो आपको बार ग्राफ दे रखा है किस लिए दे रखा है देखते हैं. ईयर्स दे रखे हैं एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इन
100 करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दे रखा है इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन वेरियस ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर द एक्सपोर्ट इज मिनिमम। एक्सपोर्ट आपका ये है, तो इनमें से देखिए मिनिमम किस में है, 1982 और 1983 में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द इंपोर्ट इज मैक्सिमम। इंपोर्ट मैक्सिमम कब है, 1986 एंड 87 में। ठीक है, उसके बाद है इन विच ईयर द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज मैक्सिमम। यानी कि हमें क्या करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का सभी का डिफरेंस निकालना है और ये हमें देखना है कि कौन सा वाला डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा, 18 और यहाँ है आपका 12। तो यहाँ पे फिगर देख के भी समझ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो बीच में 0201 दे रखा है, आई डोंट नो किस लिए दे रखा है, आई थिंक ये 17 को और 18 को 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट लेफ्ट इट, इनके बीच का जो गैप है वही आप देख लीजिए कि किसमें मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इनके बीच का गैप जो है वो सबसे ज्यादा लग रहा है। अगर आपको ऐसे भी ना पता चले तो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्केल लेके इस तरीके से मेजर कर लीजिए कि 2.9 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2.67, ये आ रहा है आपका 2, ये आपका 2.4 और ये है आपका 1.8 समथिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे 1986, 87। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। The following bar graph shows the results of an annual examination in a secondary school. Read the bar graph and choose the correct alternative in each of the following. आपको क्या करना है, पहले बार ग्राफ रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लासेस दे रखे हैं 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स के बीच में यहाँ पे आपको कंपटीशन दिखाया गया है। देखते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं बट ऑल आर ऑब्जेक्टिव। देखते हैं इनके राइट आंसर्स कौन से हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पेयर ऑफ क्लासेस इन विच द रिजल्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। मीन्स अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ऐसा हो रहा है आपका क्लास। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है आपका 6 और 9th में। क्यों हो रहा है, ग्राफ शो करती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए 6 में बॉयज की परसेंटेज ज्यादा है, गर्ल्स की कम है, और 9th में जैसे उसका अपोजिट है, बॉयज की परसेंटेज कम है और गर्ल्स की ज्यादा है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, द क्लास हैविंग द लोएस्ट फेलर रेट ऑफ गर्ल्स। लोएस्ट फेलर रेट ऑफ गर्ल्स किसमें, यानी कि गर्ल्स किसमें कम फेल हुई हैं। तो गर्ल्स कम फेल हुई हैं 7th क्लास में। ठीक है, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। अब ये बार ग्राफ देखिए, इसमें गर्ल्स, ठीक है, इसमें देखिए गर्ल्स ज्यादा पास हुई हैं। इसमें देख लीजिए ये 8th क्लास है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी क्या है, बॉयज से कम है गर्ल्स, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। सबसे ज्यादा गर्ल्स पास हुई हैं 7th में, यानी कि जहां ज्यादा गर्ल्स पास हुई हैं वहां पे गर्ल्स कम फेल हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए थर्ड वाले पे, द क्लास हैविंग द लोएस्ट पास रेट ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में पास हुए हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 80 और 70 हो गया आपका 150, 40 और 100 हो गया आपका 140, 90 और 50 हो गया आपका 140, 140। ओके, ये हो गया आपका 70 एंड 80 150। यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 एंड 90 160। और पूछा गया द क्लास हैविंग द लोएस्ट पास रेट, सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में पास हुए हैं, क्लास 7th में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए बॉयज जो है वो बहुत कम है और गर्ल्स तो अच्छी खासी हैं, बट रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7th क्लास में बहुत ही कम बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि बॉयज भी और पास हो सकते थे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। The following bar graph shows the number of person killed in industrial accident in a country for some years। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में बता रखा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो एक्सीडेंट हुआ था उनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है 1995 में, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्केल दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं रीड द बार ग्राफ एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका द ईयर विच शोज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन कोल माइंस ओवर द प्रीसीडिंग ईयर्स इज। इसका आंसर है आपका 2000। ठीक है, आप बार ग्राफ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द ईयर विच शोज द मैक्सिमम डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 1996, यानी कि पिछले साल से जो नेक्स्ट आया है ईयर उसमें क्या हुआ है, एक्सीडेंट केस जो है वो डिक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है द ईयर इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन वर किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अदर देन दोज किल्ड इन कोल माइंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1995। ओके, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द प्रोडक्शन ऑफ सेलेबल स्टील इन सम ऑफ द स्टील प्लांट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग 1999 इज गिवन बिलो। प्लांट्स के नेम दे रखे हैं एंड प्रोडक्शन इन 1000 टन दे रखा है आपको। ठीक है, भिलाई में 160, दुर्गापुर में 80, रूरकेला में 200 एंड बोकारो में 150। Construct a bar graph to represent the above data on a graph paper by using the scale 1 big division equals to 20,000 tons। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है इसका बार ग्राफ। तो हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। और ये होता है हमारा ओरिजिन। तो हमें बार ग्राफ बनाना है, एक इक्वल स्पेस छोड़ना है बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे भिलाई, फिर एक और गैप इक्वली देना है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका दुर्गापुर, फिर स्पेस देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे रूरकेला, फिर स्पेस देना है। उसके बाद आ जाएगा बोकारो। ओके, और यहाँ पे आपको 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू दे रखा है 20-20 का गैप। तो यहाँ जाएगा आपका 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भिलाई में जो है कंस्ट्रक्शन हुई है, प्रोडक्शन हुई है 160,000 टन का। तो इसे 160 तक लेके जाना है हमें। और
ड्रॉ करना है इसको नीटली। ओके, उसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर में है आपके 80 टन्स, तो 80 तक ड्रॉ करना है। उसके बाद है रूरकेला। रूरकेला में है 200, तो इसको 200 तक ही लेकर जाना है। ओके, अब है बोकारो। बोकारो में है 150, तो 150 देखिए आपका कहाँ आएगा, 160 और 140 और 160 के बीच में। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लांट्स के नेम राइट करें हैं तो यहाँ पे प्लांट्स राइट करना है। ओके, इस तरीके से देख लीजिए। और यहाँ पे आपको राइट करना है प्रोडक्शन इन 1000 टन्स। Okay. Now see the question number 6. The following data gives the number in thousands of applicants registered with an unemployment exchange during 1995 to 2000. ठीक है, यानी कि जो 5 ईयर हमारा प्लान चलता है उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो ईयर 1995 में 18, 1996 में 20, 1997 में 24, 1998 में 28, 1999 में 30 एंड 2000 में 34। कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। ठीक है, तो इस डेटा को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1995 1 स्क्वायर का स्पेस छोड़ के फिर अगेन 1 स्क्वायर छोड़ेंगे, 1996, 1997, 1998, 1999 और यहाँ आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, तो इसको भी हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गए हमारे ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रजिस्टर। इन 1000। ठीक है, अब 1995 में 18 है, तो यहाँ पे हम एक स्केल ले लेते हैं। यहाँ राइट कर देते हैं 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 4 4 का गैप लेंगे हम। यहाँ जाएगा आपका 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है, तो अब देखिए 1995 में जो अनएम्प्लॉयड वाले रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेंट्स हैं वह आपके 18। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे 18 लिखना भूल गई हूँ मैं, रुकिए जरा।
यहाँ पर हम जो स्केल है वो 5 कर देते हैं। एक्चुअली से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का गैप ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है। अब देखिए 1995 में जो आपके अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स हैं वो है 18। तो 18 अब यहाँ पे हम कैसे लेंगे? 15 तो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके अंदर देखिए स्मॉल स्मॉल वाले जो स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं? 10 10 है। तो हर एक काउंटिंग के लिए आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर लेने हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 15, 16, 17, 18। ठीक है, यहाँ तक 18 आ जाएगा आपका। तो अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। नाइनटीन 96 में 20 है, तो हम 20 तक ले जाके इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। 1997 में है 24, तो ये आपका रहेगा, देखिए 25 के सामने ले जाके ऊपर से आपको क्या करना है, 2 स्क्वायर्स को, छोटे वाले जो स्मॉल स्क्वायर्स है उन्हें लेफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1997 में 24 एप्लीकेंट्स। इसके बाद 1998 में 28 एप्लीकेंट्स हैं। तो 28 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ तक लेना पड़ेगा। ठीक है। 1999 में आपके हैं 30। ठीक है, तो 30 तक हम जाएंगे। ठीक है, इन ईयर 2000 में है आपके 34। तो हम इसको क्या करेंगे, 34 तक ले जाने के लिए सिर्फ 35 से 2 स्मॉल स्क्वायर पहले ही हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनके रेडी है। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रूट लेंथ इन 1000 किलोमीटर ऑफ द इंडियन रेलवे इन सम ऑफ द ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे रूट लेंथ आपको दे रखी है, ईयर्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव डेटा विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ईयर्स राइट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1960 to 61। उसके बाद ये वाला छोड़ना है 1970 to 71, 1980 to 81, 1990 to 91 एंड 2000 to 2001। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके रूट लेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ राइट कर लीजिए 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब देखिए 1961 में, यानी कि 1960 और 1961 में आपको दे रखा है 56,000 किलोमीटर। तो 56 पर लेकर आना है। तो जैसे देखिए हर एक के बीच का गैप यहाँ पे 10 10 दे रखा है। तो जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं
वो आपका 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो जब हम इसको 56 लेकर चलेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, ये देखिए 55 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और 1 स्क्वायर और एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, आपको तो ग्राफ बनाते वक्त पेंसिल ही यूज करनी है। मैं पेन का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कैमरे में पेंसिल क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए। 1970-71 में है 60, 1980 और 81 में है 61, तो जस्ट इससे 1 स्मॉल स्क्वायर आपको ज्यादा लेना है। ओके, 1990-91 में है 74, 70 आपके यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, 74 हो जाएगा आपका हाफ स्क्वायर जो दे रखे हैं उससे थोड़ा सा नीचे 1 स्क्वायर। ठीक है, 2001 में है 98, तो 100 से 2 स्मॉल स्क्वायर्स नीचे रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका बार ग्राफ बनके रेडी है। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका रूट लेंथ। इन 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द अमाउंट ऑफ लोन इन करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आपको यस दे रखे हैं और लोन दे रखा है इन करोड़ रुपीज। ठीक है, 1992 में, 1993, 1994, 1995, 1996। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट दी अबव डेटा विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ की हेल्प से हमें यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया। ईयर्स आ जाएंगे यहाँ पे 1992, 1993, 1994, 1995, 1996। ठीक है, यहाँ पे आपके करोड़ में आ जाएंगे लोन रुपीस। 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, यहाँ तो आ गए आपके ईयर्स और यहाँ आ जाएगा आपका लोन इन करोड़। ठीक है, 1992 में आपको लोन दे रखा है 28, तो आपको क्या करना है, 28 आपका कहाँ आ जाएगा, 30 से 2 स्मॉल स्क्वायर्स नीचे, यानी कि 2 बिग स्क्वायर्स एंड 8 स्मॉल स्क्वायर्स। तो ये हो जाएगा आपका 28। 1993 में है 33, तो 30 के लिए आपको यहाँ पे 3 होल स्क्वायर्स यानी कि बिग स्क्वायर्स और 3 स्मॉल स्क्वायर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, 1994 में आपके 55,
तो 50 और इसके हाफ, ठीक है। 1995 में भी आपके 55 ही हैं। ठीक है, और 1996 में है 80। तो 80 के इक्वल में जाके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो आपका ये बार ग्राफ बनके रेडी है। क्वेश्चन 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंटरेस्ट पेड बाय अ कंपनी इन लैक्स। ठीक है, ईयर्स दे रखे हैं आपको और इंटरेस्ट पेड दे रखा है लैक्स में। ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज y एंड दिस इज x, दैट इज ओरिजिन। अब यहाँ पे आपको ईयर्स राइट करने हैं 1995, 96, तो ये वाला स्क्वायर छोड़ना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1996, 97, 1997, 98, 1998 to 99। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गए हमारे ईयर्स। यहाँ आ जाएगा आपका इंटरेस्ट इन लैक्स ऑफ रुपीस। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो 1995, 96 में आपके 20 लाख का इंटरेस्ट पेड हुआ है, तो इसे 20 के सामने ले जाके बार बनाएंगे हम। 1996, 97 में 25 हुए हैं, 25 लाख का इंटरेस्ट पे हुआ है, तो 25 की लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बार ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 1997 और 98 में 15 हुए हैं, तो आप 15 के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, आई मीन रेक्टेंगल। एंड लास्ट में आपको दे रखा है 1998 में 18, तो 18 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, तो 15 के लिए होगा 15, 16, 17, 18। ठीक है, यानी कि स्मॉल वाले आपके 6 स्क्वायर्स। ये आपका बार ग्राफ ड्रॉ के रेडी है। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग डेटा शोज the average age of men in various countries in a certain year। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज में एक सर्टेन ईयर यानी कि एक निश्चित साल ले लिया गया है, उसके अंदर मेंस की जो है एज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है आपको, फिर रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रीज के नेम राइट करने। फर्स्ट नंबर पे आपकी इंडिया, देन नेपाल, 1 स्क्वायर का गैप लेकर राइट करना है। उसके बाद है आपका चाइना, चाइना के बाद है पाकिस्तान,
पाकिस्तान के बाद है यूके एंड यूएसए। इसे हम और थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कंट्रीज। अब यहां पर क्या करना है, एवरेज एज। तो यहां पर हम एज को क्या करेंगे, 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम 10 का गैप लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब चाइना के इंडिया के अंदर जो एवरेज एज है मैन का वो है 55। तो 55 आ जाएगा आपका 50 और 60 के मिडिल में। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल में है 52, यानी कि 50 और 2 स्मॉल स्क्वायर्स। उसके बाद चाइना का है 60, ठीक है। पाकिस्तान का है 50, तो 50 के सामने ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। इसके बाद है यूके। यूके का है 70, तो 70 के स्ट्रेट में हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यूएसए का है 75, तो 75 आ जाएगा आपका 70 और 80 के मिडिल में, यानी कि 5 स्मॉल स्क्वायर्स। ओके, ये आपका बार ग्राफ रेडी है। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 1000 टन्स फॉर सम ईयर्स। ठीक है, ईयर्स दे रखे हैं आपको 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। अब प्रोडक्शन दे रखा 120, 150, 140, 180, 170, 190 इन 1000 टन्स। रिप्रेजेंट द अबव डेटा विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। ठीक है, आपको यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे आपके ईयर्स 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। ठीक है, प्रोडक्शन आ जाएगी यहाँ पे आपकी इन 1000 टन्स। ठीक है, प्रोडक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है वो 100 से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइफन सा बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर वैल्यूज को स्किप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1995 में हमारी जो वैल्यू है वो है 120, तो 120 के सामने हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। जो हमारा फर्स्ट बार है 1996 के सामने 150,
1997 में है आपका 140, 1998 में है 180, 1999 में है 170, 2000 का है 190। Okay, so this is your bar graph. Question 12. The following data gives the amount in manure in 1000 tons manufactured by a company during some years. ठीक है, years है आपके 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 और मैन्योर आपको दे रखा है 1000 टन्स में 15, 35, 45, 30, 40, 20। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रिप्रेजेंट द अबव डेटा विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। तो पहले हम यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, this is x axis, this is y axis and this is origin। यहाँ पर आ जाएंगे आपके years 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 1010 में है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर जो हमारा स्केल है वो लेते हैं 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, 1 बिग स्क्वायर है। ये तो हो गया आपके इयर्स। यहाँ पर आ जाएगी आपकी मैन्योर इन 1000 टन्स। ओके, यहाँ पे आपको 10 का गैप दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, 1992 में जो मैन्योर है वो है आपकी 15, तो 10 और 20 के बीच में 15 आ जाएगा आपका। नाइनटीन 93 में है 35, 35 आ जाएगा आपका 30 और 40 के बीच में। नाइनटीन 94 में है 45, वो आ जाएगा आपका 40 और 50 के बीच में। If you want you can take 1 big square equals to 5। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका इजीली बन जाएगा। उसके बाद 1995 में है 30, 1, 2, 3। नाइनटीन 96 में है 40, तो 4 स्क्वायर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ओके, 1997 में है 20, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 20 के स्ट्रेट में। ठीक है, दिस इज योर बार ग्राफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Indicate with the help of the bar graph the years in which the amount of manure manufactured by the company was maximum. Maximum है आपका 1994 में. Okay. Next है choose the correct alternative. The consecutive year during which there was maximum decrease in manure production are. manure production के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा गैप देख लेते हैं. इनके बीच में है गैप आपका देखिए 1 2 स्क्वायर्स का, इनके बीच में है 1 स्क्वायर का, इनके बीच में है 1.5, के बीच में 1 स्क्वायर का, यहाँ पर है आपका 2 स्क्वायर्स का. तो सबसे ज्यादा गैप आ रहा है आपका 1996 और 1997 के बीच में. ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.